हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अगस्त्य कॉम्ते से। एक्चुअली चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो गया है, तो मैं थोड़ा चैप्टर 4 के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम अपने थिंकर से शुरू करेंगे। तो चैप्टर 4 जो आपका है वो है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। 120 मार्क्स का है ये, ठीक है। इसलिए इसको हार्ट ऑफ पेपर 1 भी बोलते हैं। अब यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो इन 6 लोगों के बारे में हमें पढ़ना है डिटेलिंग में। कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर, एमिले डरकाइन, तालकोट पार्सन, मीड, आर के मर्टन। ठीक है, तो ये 6 लोग हो गए। तो इन 6 लोगों के बारे में क्या बायोग्राफी देखनी है हमें, पर्सपेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर क्या रहा, रिसर्च मेथड, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिक्स ने क्या बोला है, और कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे करके हम जो हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। ये बात ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त भी, और ऐसे में बार बार बताऊंगा। 2-3 जगह जो डिफरेंसेस है वो भी मैं लिख के आपको दूंगा कि कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ऐसा समझिए क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है, हर बार आता है। तो जैसे दो थिंकर्स हैं, जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूँ। क्लास है, क्लास को लेके मार्क्स ने क्या कहा है और वीवर ने क्या कहा है। तो आपको बताया पूछा जाएगा कि इसका कंपैरिजन बताइए कि इनके व्यू पॉइंट में क्या है और इनके व्यू पॉइंट में क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको कंपैरिजन याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि कुछ और थिंकर्स हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं अगस्त्य कॉम्ते, तो ये तो दिया हुआ नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी अदर थिंकर्स हैं, ठीक है ना, अदर थिंकर्स हैं, उनको हम थोड़ा समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम। और बाद बाकी जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसको हम डिटेलिंग में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अगस्तो कॉम्ते से। इनकी बायोग्राफी देखते हैं क्या है। इनका जन्म जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है 1798 में। उस टाइम पीरियड पे क्या था, टर्बुलेंस चल रहा था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, और क्या है, इनके फादर के बारे में देखते हैं हम। इनके फादर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। कॉम्ते खुद मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना, मैथ्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, मैथ्स और फिजिक्स दोनों की। इकॉल यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। ठीक है ना, फिर उस यूनिवर्सिटी में कुछ होने लगा जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी से ये बाहर आ गए। ठीक है ना, इनके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, और इसी वजह से इनको एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी हो रहे थे। ऐसे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे होम ट्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये ट्यूटर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है ना, लेक्चर्स देते थे फिजिक्स मैथ्स पे। ठीक है, उन्हीं से इनको इनकम होता था। ठीक है, लेकिन फिर इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और जो बच्चे पढ़ने आते थे वो आना बंद हो गए। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने काम किया है किसके साथ, संत साइमन के साथ। ठीक है, 7 से 8 साल काम किया है। 1825 में इनकी डेथ हो गई थी, साइमन की। ठीक है, वहां से फिर एक नया चैप्टर इनके लाइफ में शुरू होता है, और ये चैप्टर आता है 1825 टू 1842। इसी में इनकी शादी हुई। स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था, वाइफ से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। ठीक है, बुक लिखी, पॉजिटिविज्म, सोशल फिजिक्स, अल्ट्रिज्म। ठीक है, कॉम्ते की डेथ कब हुई है, कॉम्ते की डेथ हुई 1857 में। ठीक है, उसी टाइम हमारे इंडिया में रिवॉल्ट चल रहा था। सब्जेक्ट मैटर इन्होंने क्या दिया, सोशल फिजिक्स। ठीक है, इन्होंने ही ये बात बोली कि इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है ना, यानी सोशोलॉजी की शुरुआत हो रही है। इन्होंने सोशोलॉजी को क्यों क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त कॉम्ते के का जो पर्सपेक्टिव था उसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बताऊंगा, क्योंकि बायोग्राफी वगैरह लिखने नहीं आती है, बस थोड़ा थोड़ा हमें जानना होता है। हाउ अगस्त कॉम्ते गो अबाउट टू डेवलप सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने दिया लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, क्या दिया, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। आप ध्यान देना है, ये जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है ये दो चीजों को लेके है, एक सोसाइटी को और दूसरा ह्यूमन थॉट को। ठीक है, मैं आपको जो एग्जांपल यहाँ यूज कर रहा हूँ एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सोसाइटी भी वैसी ही होती है, ह्यूमन थॉट भी हमारा वैसे ही वैसे डेवलप हुआ है। लास्ट में मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा कि कैसे सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है और ह्यूमन थॉट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन पहले हम ह्यूमन थॉट के हिसाब से देखेंगे
कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इन्होंने क्या बोला, थियोलॉजी या थियोलॉजिकल स्टेज, जिसको चाइल्डहुड हमने कह दिया, सोसाइटी का ओरिजिन होता है। मेटाफिजिकल स्टेज या जिसे हम एडोलिसेंस बोलते हैं, रिलीजियस, सेकुलर, एजुकेशन। पॉजिटिविज्म स्टेज क्या हो जाता है, एडल्ट, साइंस, एजुकेशन, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पॉजिटिविज्म स्टेज में आ जाती हैं। अब एक एक करके इनको हम थोड़ा डीपली समझते हैं। थियोलॉजिकल स्टेज यानी चाइल्डहुड, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, ठीक है ना, बच्चे को लेकर हम एग्जाम्पल में चल रहे हैं। बच्चा डिपेंडेंट होता है अपने गार्जियंस पे, ठीक है, उसके सामने अभी बहुत बड़ी लाइफ, लंबी लाइफ पड़ी हुई होती है, इमेच्योर होता है, रिलीजियस होता है। रिलीजियस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जैसे जो भी रिलीजन के उसके मदर फादर होंगे और जो जैसे हम बोलते हैं ना संस्कार, जो अब उनको सिखाया जाएगा वो वही सीखेंगे, ठीक है ना। बच्चे तो ऐसे ही होता है, आप नमस्ते करना सिखाओगे वो नमस्ते करना सीखेंगे, ठीक है ना, वो टीका लगाना सीखेंगे, ठीक है। और उन्हें अपने कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है ना, अभी बहुत पोटेंशियल है लेकिन उन्हें अपने पोटेंशियल के बारे में पता नहीं होता है। अब ओरिजिन के बारे में इधर मतलब राइट साइड में जो मैं बता रहा हूँ, क्लास, कास्ट, रिलीजन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड स्टेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बच्चे को जो भी आप सिखाते चलते हैं वो सीखता जाता है, ठीक है ना, उसके लिए सब कुछ एक होता है, देखते हैं ना। इसीलिए आप देखोगे, बोलना तो नहीं चाहिए बट इन जनरल देखिए, छोटे बच्चों में या आपकी भी जो दोस्ती 9th-10th में हो गई होती है ना, वो बाद में नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम ना आपके दिमाग में क्लास रहता है, ना कास्ट रहता है, ना कोई रिलीजन रहता है, ये सब बड़े होने पे आता है, ठीक है। उस टाइम आपके लिए आप याद करोगे जब आप 4, 5 या 3 में थे, ना आपके दिमाग में कोई गर्ल है, ना कोई बॉय है, ना कोई कास्ट है, कोई रिलीजन है, कुछ नहीं, सब आप लोग एक साथ खेलते थे, खाते थे, घूमते थे, ठीक है। तो ये रहता है बच्चे के दिमाग में, ठीक है। रिलीजियस है लेकिन सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, अपने गार्जियंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जैसे ऐसे समझो कि मम्मी बोल रही है कि अंकल आए हैं उसके पैर छुओ, तो उसको पता है अगर मैं मम्मी के अकॉर्डिंग ना चलूं तो मम्मी फिर खाना नहीं देगी, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट है, इसलिए वो जो रिलीजियस भी है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्यों है, ठीक है ना। वो भगवान को पैर छूना है, क्यों छूना है, ये सब कुछ नहीं पता है, बस वो रिलीजियस है, डिपेंडेंसी अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ये मैं सोशियोलॉजी से आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा स्टेज आ जाता है वो आ जाता है मेटाफिजिकल स्टेज, एडोलिसेंस जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ यहाँ कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े लॉजिक्स अपने डेवलप हो रहे हैं और उसका एनालिसिस भी आप खुद कर रहे हैं कि ये करना होता है इसलिए, या मम्मी ने बताया इससे ये होता है। अब आप मम्मी से भी सवाल करते हो, ठीक है ना, कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, कुछ के जवाब मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं, ठीक है। रिलीजन, अब आप सेकुलरिज्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से मेरा रिलीजन है, ठीक है ना, वैसे ही और भी जो लोग हैं उनके अपने अपने रिलीजन है, ठीक है ना। तो आप इक्वालिटी के बारे में सोच रहे होते हैं, आपको दूसरे के रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, अपने रिलीजन से मतलब रहता है, ठीक है। डिपेंडेंसी अपने जो गार्जियंस हैं उस पर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, एजुकेशन कर रहे होते हैं, उससे भी चीज़ों को सीख रहे होते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर मेच्योरनेस आ रही होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं कि सोसाइटी से आप कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ना कि जिस तरीके से मेरा एक रिलीजन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ या उसके जो भी रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करता हूँ, उसी तरीके से कोई दूसरा पर्सन है, उसका अपना रिलीजन है, वो अपने जो भी रिचुअल्स हैं उसको फॉलो वो करता है, ठीक है। तो एजुकेशन प्लस रिलीजन, सेकुलर नेचर और हारमोनी बनी रहती है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल, ठीक है ना, ये मैं उस पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ना अभी भी आपके पास उसका जवाब नहीं रहता है, ठीक है ना। आप अपने ही रिलीजन में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप बस फॉलो कर रहे हो, आपको रीज़न नहीं पता है, या आपने घर में भी अपने पूछा आपको रीज़न नहीं पता चला है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल का टाइम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसे एडवांस स्टेज, जिसको हम पॉजिटिविस्ट स्टेज कह देते हैं, ठीक है ना, एडल्ट। अब इसमें आप एजुकेट हो चुके हैं, आपका अपना खुद लॉजिक्स डेवलप हो चुका है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी देख लिए हैं कि ये करेंगे तो ये होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए झूठ बोले तो मम्मी ने थप्पड़ मारा, अब आपको पता चल रहा है कि हर स्टेज पे ही झूठ बोलना है, नहीं झूठ नहीं, अगर हर बात पे हम सत्य बोलेंगे तो कल ही हम मारे जाए, ठीक है। तो अब आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली
देख रहे हो बचपन में जो सीखे, आप एडोलिसेंस से एज में आए, फिर आप प्रॉपरली अब एडल्ट हो गए, तो आपको सारी सी चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सीख ली हैं, जान ली हैं कि क्या करना चाहिए, क्या इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी क्या हो गई है, पूरी कम हो गई है, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो सकता है आप जॉब वगैरह कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट आपके पास आ जाता है। ठीक है, रिलीजन देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, अब अब आप जो रिलीजन फॉलो कर रहे हो वो अपने फैमिली के संस्कार के हिसाब से करते हो फॉलो। ठीक है ना, यानी जो आपके फैमिली में उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो भी रिचुअल्स हो रहे हैं आप उतना ही फॉलो करते हो। ठीक है, आप जान बहुत कुछ चुके हो सकता है आप अपने रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हो, लेकिन आप उतना फॉलो नहीं करते हो, आप फॉलो वही कर रहे हो जो आपके फैमिली में चलता है। ठीक है, तो सोसाइटी, इसको मैं यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, सोसाइटी पॉजिटिविस्ट स्टेज पे आ गई, साइंटिफिक नॉलेज ऑन लॉजिक्स डेवलप हो चुका है, रिसर्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ठीक है, इसी की वजह से रेवोल्यूशन भी होगा। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज आएगा, किसके वजह से आ रहा है ये, रिसर्च टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से। क्रिटिक्स होंगे, ठीक है, क्रिटिक्स को चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, रिलीजियस भी होगा, डेमोक्रेटिक भी होगा। ठीक है, अभी तक आपको अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया टेंशन मत लीजिए, लास्ट के एक एग्जाम्पल से आपका ये दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे एग्जाम्पल्स रखे हैं आपके लिए। तो अगस्त कॉम्ते ने क्या दिया, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस दिया, और उन्होंने ये बताया कि थ्री स्टेजेस ऑफ सोसाइटी है या ह्यूमन थॉट है। ठीक है, कि कैसे वो ओरिजिन हुए, एडोलिसेंस में पहुंचे और मैच्योर हुए, और उससे फिर क्या चेंजेस आए। ये जो अभी हमने देखा था ना, क्रिटिक्स चैलेंज, ये उसी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज, फिर मेटाफिजिकल स्टेज, फिर पॉजिटिविस्ट स्टेज। अब मैं देखिए इसके जस्ट नीचे ही लिखा है आपको समझाने के लिए, थियोलॉजिकल। अब ये सोसाइटी के एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्या चलता है, सुपरस्टिशन, यानी हमने जो सुन रखा है हम उस पर भरोसा करते हैं। ठीक है, अब याद करोगे, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो 21 सेंचुरी चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप चल जाओ 15 सेंचुरी में। ठीक है, फिफ्थ, अभी एक एग्जांपल भी लेते चलूंगा, यहां मैंने लिख दिया एग्जांपल। उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो क्या मान रही है कि रेन गॉड एक होते हैं, वही ऊपर से ऐसे पानी फेंकते हैं और बारिश होती है। ये कौन सेंचुरी के लोग हैं, 15 सेंचुरी के, 13 लिख देता हूँ, चलो और पीछे चल जाते हैं। 13 सेंचुरी की सोसाइटी जो है वो ये मान रही है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक इंसान बना दे रहा हूं। ठीक है, ये ह्यूमन हो गया, तो ये बच्चा है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, थियोलॉजिकल स्टेज। हम अभी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारा, थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, इसमें क्या है, हम रैन को गॉड मान के चल रहे हैं। ह्यूमन में क्या हुआ, बच्चा भी है, जो गार्जियंस ने बोला उस चीज को मान लिया उन्होंने। ठीक है, डिपेंडेंट है वो अपने गार्जियन पे। ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही XYZ मान रखा है। सेकेंड स्टेज पे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें दिख नहीं रही है ना, उसके बारे में अब हम सोचना शुरू करते हैं, अपना दिमाग अप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि नहीं, ये क्या है, ये नेचर है। ठीक है, और नेचर के अपने कुछ मतलब रूल्स वगैरह हैं, उस अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है, तो हम आ गए किस स्टेज पे, मेटाफिजिकल स्टेज पे। तो यहाँ पे हम क्या बोल दिए, उसी रेन गॉड को हमने नाम दे दिया, नेचर का नाम दे दिया। और यहाँ पे जो बच्चा था, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने गार्जियन से सवाल पूछ रहा है कि अच्छा माँ, हम लोग ये काम करते हैं, इसका रीजन क्या है, या तो माँ बोल रही है मेरे को तो पता नहीं। अब वो उसका जवाब ढूंढ रहा है, कई जवाब उसको सही लग रहे हैं, कई जवाब उसको सही नहीं लग रहे हैं, यानी रीजनिंग परफेक्ट बैठ नहीं रही, लॉजिक डेवलप नहीं हो पा रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। तो ये स्टेज हो जाता है। ठीक है, XYZ लिख दे रहा हूं फिर से। थर्ड आ जाता है साइंटिफिक रीजनिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, साइंटिफिक यानी साइंस के तरफ हम बढ़े, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, फिर इंडस्ट्रीज बनी, धीरे धीरे अदर अदर सब्जेक्ट जैसे साइंस में, जैसे ये तो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे और भी चीज़ों को हमने डेवलप करने लगे। फिजिक्स के फिर बड़े बड़े जो कह सकते हैं साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जवाब दिया कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ होती है। फिर कुछ लोगों ने बताया नहीं, वेदर सिस्टम भी होता है। फिर किसी ने बताया कि इवोपोरेशन होता है, इवोपोरेशन से चीज़ें ऊपर जाती हैं।
ऊपर जाती हैं क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड से फिर बारिश होती है, तो बारिश यहाँ होती है कि वहाँ होती है, तो इसमें फिर विंड का पैटर्न आया। ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। तो ये कौन सा स्टेज हो गया, पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट मतलब प्रॉपर कॉज एंड रिलेशन। तो हमने कॉज और रिलेशन देखा, तो हमने बोला कि भाई ये सब ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि साइंटिफिकली हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेविटी जैसी चीजें होती है, वेदर पैटर्न्स होते हैं, वेदर का अपना सिस्टम होता है, ये सब हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी साइंटिफिक तरीके से हमने चीजों को पता किया, तो हमें पता चला कि वेदर का जो सिस्टम होता है उसके वजह से बारिश हो रही है। तो सोसाइटी ये 13वीं सेंचुरी शुरू हुई, आज 21st सेंचुरी चल रही है, तो आज हमें पता है कि बारिश किस वजह से हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी वो बच्चा अपने से जो सवाल ढूंढ रहा था साइंटिफिक, फिर धीरे धीरे उसने पता किया कि साइंटिफिक तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीकों से जो उसने सवाल पूछे थे जो जवाब नहीं मिल पाए, उसका जवाब उसे मिला साइंटिफिक तरीकों से। अब वो समझ गया कि हाँ ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं XYZ लिख दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी डेवलप करती है, और ऐसे ही हमारे ह्यूमन थॉट, एक बच्चा भी जो है वो ऐसे ऐसे डेवलप करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। आई होप इन दोनों के एग्जाम्पल से आपको क्लियर मतलब समझ में आ गया होगा कैसे सोसाइटी डेवलप करती है। ठीक है, इसी को हमने नाम दिया लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। चलिए आगे देखते हैं। यानी कि सोसाइटी का ओरिजिन होता है, हार्मनी या कन्फ्लिक्ट रहेगा, फिर मेटाफिजिकल स्टेज आएगा, फिर साइंटिफिक मेथड पे हम ध्यान देंगे, साइंस एंड टेक, चीज़ों को ढूंढना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना। उसके बाद हम पॉजिटिविस्ट अप्रोच पे जाते हैं। ठीक है, यानी वही साइंटिफिक अप्रोच पे जाते हैं, और फिर आगे जाके बनती है सोशियोलॉजी, यानी थ्योरी वगैरह डेवलप होती है, अगर हम सोसाइटी रिलेटेड देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा अगस्त कॉम्ते का पर्सपेक्टिव। सब्जेक्ट मैटर में चलते हैं। अगस्त कॉम्ते सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, ये रहे हमारे कॉम्ते जी। कॉम्ते क्या बिलीव करते थे, बिलीव डेट एनी नॉलेज शुड बी ऑब्टेन बाय साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, कोई भी नॉलेज को हमें, ऐसे नॉलेज को ही बिलीव करना है जो क्या है, कैसे ऑब्टेन किया गया है, वाया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, यानी साइंस रहना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहना चाहिए। इसी आइडिया को जो हम बहुत देर पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट, ये सब हम देख के आए हैं, तो इसी आइडिया को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिविज्म का। पॉजिटिविज्म नाम क्यों पड़ा, वी कैन ओनली बी पॉजिटिव अबाउट नॉलेज ऑब्टेन इन साइंटिफिक मैनर, यानी हम उस नॉलेज को लेके पॉजिटिव हो सकते हैं जो साइंटिफिक मैनर में लिया है, नहीं तो जो चीज साइंटिफिक मैनर में नहीं है तो उसको लेके हम पॉजिटिव नहीं, निगेटिव रहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉपर उस पर बोल सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम भरोसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए जो साइंटिफिक मैनर में हमने नॉलेज ऑब्टेन किया है उसके लिए लेके हम पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहेंगे, और उसी थॉट को हमने, उसी आइडिया को हमने पॉजिटिविज्म का नाम दिया। ठीक है, साइंटिफिक मैनर क्या हो गया ये भी हम देख चुके हैं, फैक्ट्स हो गया, हाइपोथेसिस होगा, रिसर्च मेथड यूज होगा, एनालिसिस होगी, और उसके बाद जाके क्या बनेगा, थ्योरी बिल्डिंग होगी। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या रहा इनका, सोशल फिजिक्स। अब सोशल फिजिक्स में दो चीजें आ रही हैं, एक है सोशल स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा हो गया सोशल डायनेमिक। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स क्या है, लॉ गवर्न इन सोसाइटी, जो लॉज सोसाइटी में चल रही हैं जिसके वजह से क्या है, सोसाइटी में एक हार्मोनी है। देखिए हम ये चीजें देखते हैं, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सब होते रहते हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, कहीं रेप्स हो रहे हैं, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इन जनरल आप देखिए सोसाइटी हार्मोनी में रोज चल रही है। रोज हजारों लोग अपने काम पे निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उससे पैसे अर्न कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली को चला रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, यानी एक प्रॉपर मैनर में सोसाइटी चल रही है हार्मोनी में, सब एक दूसरे के हेल्प से ही चीजें चल रही हैं। तो ये सोशल स्टेटिक्स का पार्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, रेवोल्यूशन का पार्ट होता है, यानी कुछ ना कुछ हर दिन चेंज भी आ रहा है, लोगों के थॉट्स में किसी भी चीज को लेके चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्या होता है, सोशल स्टेटिक्स और सोशल डायनामिक्स। ये रहा डिफरेंस, मैंने ऐसे बना दिया है। सोशल स्टैटिक्स पहले देखते हैं, दैट क्रिएट ऑर्डर एंड होल्ड सोसाइटी टुगेदर। ठीक है ना,
यानी एक ऑर्डर बना के रखता है, और उससे क्या है, सोसाइटी एक टुगेदरनेस में चल रही होती है, ठीक है ना, हार्मोनी में चल रही होती है। सोशल डायनेमिक्स में क्या है, वही चेंज की बात हो रही है, और जो चेंज हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि पहले थियोलॉजिकल स्टेज होता है, फिर मेटाफिजिकल होगा, फिर पॉजिटिव, क्योंकि सोसाइटी तो ऐसे ही चेंज करती है, ऐसा कॉम्ते जी का कहना है, ठीक है ना, मेरा नहीं है। याद रखना, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीजें हमारे सोशोलॉजिस्ट जो हैं या थिंकर्स जो हैं उन्होंने दी है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ माइंड थ्रू थ्री स्टेजेस, कोई बच्चा है उसका भी इसी थ्री स्टेजेस के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, इसी से जो हमारी सोसाइटी है वो जुड़ी हुई है, ठीक है ना, हार्मोनी में है। इसमें हम क्या देखते हैं, थियोलॉजिकल स्टेज है, यानी रिलीजन को सब मान रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जब एडवांस स्टेज आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिविज्म हो जाएंगे, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। रूल्स एंड लॉज दैट होल्ड सोसाइटी टुगेदर, इसमें क्या है, सोसाइटी को जोड़ने के लिए जो भी लॉज इंपॉर्टेंट है उस लॉ के ही अकॉर्डिंग सोसाइटी चल रही होती है। लेकिन कॉम्ते ने क्या देखा कि ही सॉ चेंज इन सोसाइटी एज प्रोग्रेस, यानी सोसाइटी बढ़ रही है और सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। और ये बात आप भी मानते होंगे कि 13th सेंचुरी में जो लोग जैसा सोचते थे, आज 21st सेंचुरी के लोग वैसा नहीं सोचते। तो उस टाइम की सोसाइटी और अभी के सोसाइटी में चेंजेस है। अब उस टाइम अगर राजा सिस्टम चलता था, आज राजा सिस्टम नहीं चल रहा, आज हर जगह लगभग जगह डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है। तो थॉट में चेंज आया है, नहीं आया, वेरियस चीजों में चेंज आया है, ठीक है ना, और ये सब साइंटिफिक मैनर के ही वजह से, पॉजिटिविस्ट अप्रोच के वजह से, ठीक है ना, पॉजिटिविज्म मैं बोल सकता हूँ इसके अप्रोच की वजह से, ठीक है। ये पॉजिटिविज्म वो वाला पॉजिटिविस्ट नहीं है, ये वाला जो 3 स्टेजेस हमने पढ़े हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, तो उस पर हम भरोसा कर रहे हैं, और उसी से ये चीजें आई हैं 21वीं सेंचुरी में, ठीक है। कॉम्ते स्टडीड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, कॉम्ते ने उन लोगों के बीच में रह के उनको स्टडी किया और बताया कि कैसे सोसाइटी हार्मोनी में रहती है। ही सॉ द वेस्टर्न यूरोप एज द मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स, इन्हें ऐसा लगता था कि सबसे जो डेवलप रीजन है वो वेस्टर्न यूरोप है, क्यों, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे, उन्होंने वहीं के लोगों को ऑब्जर्व किया। अच्छा, वहीं से चेंज भी शुरू हुआ है आपके सोशोलॉजी का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हैं, तो और चेंजेस को लोगों ने अडॉप्ट किया, तो इसलिए इन्हें लगता है कि सबसे डेवलप रीजन में था, ठीक है। तो सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं, एक सोशल स्टेटिक्स है और दूसरा सोशल डायनेमिक्स है, ठीक है, यानी एक तरीके से चीजें हार्मोनी में चल रही है, और डायनेमिक्स की वजह से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों ही क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोसाइटी अपने लॉ से चलते भी रहती है, और उसी में जब वो धीरे धीरे पॉजिटिविस्ट की तरफ बढ़ते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो उससे हमारी सोसाइटी में भी चेंज आता है, ठीक है। चलिए, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त कॉम्ते रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रिटिक्स, दोनों चीजें हैं, पहले रिसर्च मेथड्स देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, लिमिटेड डिग्री ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये लोगों को देख के ये जो हार्मोनी के बारे में बता रहे हैं कि सोसाइटी में एक अपना ही लॉ चलता है जिससे लोग क्या रहते हैं, हार्मोनी में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सोशल स्टैटिक्स के लिए या सोशल डायनेमिक्स के लिए कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं। आपने जो थ्योरी दी, देखो इधर देखते हैं हम, पहले समझ लो इन चीजों को। आपने सोशल स्टैटिक्स में क्या बोला, आपने बोला कि सोसाइटी में, सोसाइटी के कुछ लॉ हैं जो गवर्न करते हैं, और जिससे सोसाइटी क्या चल रही है, हार्मोनी में चल रही है, ठीक है, ये आपने एक बात कही, ठीक है। दूसरी बात आपने कही सोशल डायनेमिक्स की, डायनेमिक्स का मतलब है चेंज, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, और जो कि चेंज क्या है, प्रोग्रेस है, अच्छा है, ठीक है। ये किस बेसिस पे कहा है आपने, अपने उसी थ्योरी के बेसिस पे कि जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज, जो कि एडवांस स्टेज हमारा हो जाता है पॉजिटिविस्ट का, साइंस एंड टेक आता है, ठीक है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं और चेंजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों चीजों को बताने के लिए आपने कौन सा साइंटिफिक मेथड का यूज किया, ठीक है ना, आपने इन दोनों को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, क्या किया है, ऑब्जर्व किया है।
ऑब्जर्व करके ये थ्योरी दी है, ऑब्जर्व करके सोशल स्टैटिक्स के बारे में बताया, यानी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, आप प्रिडिक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, और कुछ फैक्ट्स लिए होंगे, कुछ डाटा का इन्होंने यूज किया होगा, कुछ लोगों से बात की होगी, ठीक है। ही सेज डाटाज आर नीडेड टू प्रिडिक्ट द सोसाइटी, क्योंकि ये पॉजिटिविस्ट थे, इन्होंने ही पॉजिटिविज्म दिया है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि डाटा नीडेड है जिससे हम क्या कर सके, सोसाइटी को प्रिडिक्ट कर सके। टू नो लॉ एंड जनरलाइजेशन विच विल बी बिकम बेसिस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। जैसे कि लॉ एंड जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है तो कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक देखना है, पॉलिटिकल देखना है, सोशल देखना है, यानी जो डिवीजन ऑफ मेनली लेबर है वो किस ऑर्डर में चल रहा है, इंटीग्रिटी में चल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो रहा है, लोग परेशान है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स लेने हैं, डाटा लेने हैं, जाके एम्प्लॉइज से बात कीजिए आप, ठीक है, तो उससे आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बात ही कर रहे हैं, ठीक है। अब है कि क्रिटिसिज्म क्या रहा, ठीक है ना, इनकी जो थ्योरी रही, क्रिटिसिज्म क्या रहा कि आपने सोशल फैक्ट्स का डाटा लिया, सब्जेक्टिविटी को क्या किया, मिस किया, ठीक है। अच्छा, अब हम सच में थ्योरी को पढ़ना शुरू करें, यानी अब जो प्रीवियस आपने पढ़ा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिविस्ट पढ़े, नॉन पॉजिटिविस्ट पढ़ा, अब आप देखोगे कि वो लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं या क्या बोलते हैं। अब जैसे हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली कि ये सिर्फ डाटा के बेसिस पे चलते हैं, ये बोलेंगे कि डाटा ही सब कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी कुछ होता है, ठीक है। ये सोसाइटी एज अ होल की बात करेंगे, ठीक है, और ये बात करेंगे इंडिविजुअल नेचर की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, याद रखना है। इन्होंने इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव होता है उसको मिस किया, ठीक है। इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि मैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। आप तो बोल रहे हैं ठीक है सोसाइटी का लॉ है, सोसाइटी उस अकॉर्डिंग चल रही है, या सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोसाइटी की उस अकॉर्डिंग चेंज हो जा रही है, बट कोई एक पर्सन भी तो हो सकता है ना जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। तो ये भी क्या था, कॉम्ते के थ्योरी में मिस था। ऑब्जर्वेशन, इमोशन, माइंड, मी, ये सब क्या है, नेग्लिजिबल है, या इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये सारा क्रिटिसिज्म है अगस्त कॉम्ते को लेके, उनके थ्योरी को लेके, ठीक है। तो ये हो गए कॉम्ते जी, ठीक है। मैंने आपको ऊपर में ही बताया कि जो भी थिंकर्स यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है ना, कुछ कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, वो एक वीडियो में रहेगा, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग दिया है और जिन्होंने ज़्यादा थ्योरीज दी हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कार्ल मार्क्स हो गए, तालकोट पार्सन हो गए, इन्होंने बहुत कुछ दे रखा है, तो वो एक वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग हमें इसे पढ़ना है, तो इसे थोड़ी डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए 1, 2 या 3 पार्ट में भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियोस को देखें फ्रॉम ये प्लेलिस्ट को लेक्चर नंबर 1 से देखें, ठीक है, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कहीं से भी आप वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो और बाद बाकी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं, बाय।